हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस के बारे में, जहां हम स्टडी करेंगे कि सिस्टम अगर हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और उसके प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, तो वो हम डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को, उसके ऑपरेशन की फेजेस कौन सी होती है वो देखेंगे। टेस्टिंग क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का यूज क्या होता है, चेंज ओवर टेक्निक एक्चुअली क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, एंड आफ्टर दैट इवेल्युएशन। इन केस अगर हमारा प्रोजेक्ट रेडी है तो उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम एरर्स को ही हम बग्स बोलते हैं। जो भी प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बग्स बोलते हैं, जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग दीज एरर्स, तो जो भी एरर्स आ रही है, जो भी बग्स आ रहे हैं, उनको एक्चुअली उनको सोल्व करने की, उनको करेक्ट करने की, उनको डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द प्रोग्राम परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क। यानी कि टेस्टिंग का काम क्या रहता है? टेस्टिंग जैसे मेक श्योर करता है कि जो भी आपका प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? टेस्टिंग के अंदर आता है। तो हम ये चेक करते हैं टेस्टिंग के अंदर। दोस्तों, हम पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप एरर कौन कौन सी होती है। एक होती है सिंटेक्स एरर, एक होती है लॉजिक एरर। सिंटेक्स एरर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। सिंटेक्स एरर यानी कि जैसे कि कोई भी सेमीकोलन आपने नहीं लगाया है, कोई भी जो कीवर्ड्स होते हैं, इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, उनमें आपने कुछ भी चेंजेस, कुछ गलत लिख दिया हो, उस पर्पज से जो भी एरर आती है उसे हम कौन सा बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते हैं। यानी कुछ टाइपिंग एरर हो गया हो, जो कीवर्ड फिक्स्ड कीवर्ड होते हैं उनमें, तो वो कौन सी एरर होती है? वो सिंटेक्स एरर होती है। अब अगर मैं बात करूं लॉजिक एरर की, तो लॉजिक एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है? ये क्या आता है? जब कब एरर आती है? यानी कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तब वो एरर आती है। यानी कि जो हमें खुद को ही सोल्व करनी पड़ेगी, कंप्यूटर उसे समझ नहीं सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को एज अ कंपाइलर के टाइम पे ही वो चेक करता है। कंपाइलर के टाइम में ओनली वो सिंटेक्स एरर को पकड़ता है, लॉजिकल एरर को नहीं पकड़ता है। तो वो हमें वन बाय वन सोल्व करनी पड़ती है, प्रोग्राम को चेक करके ही सोल्व करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कैसे होता है? टेस्टिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्स रनिंग प्रोग्राम टू प्रोसेस इनपुट टेस्ट डेटा एंड कंपेयरिंग ऑब्टेनिंग रिजल्ट विद करेक्ट रिजल्ट्स। तो इसमें क्या रहता है? टेस्टिंग प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व करके रखता है? रनिंग प्रोग्राम टू प्रोसेस इनपुट टेस्ट डेटा, यानी कि जो भी हमारा रनिंग प्रोग्राम है उसको टेस्ट करता है और उसको कंपेयर करता है जो हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए होता है उसके साथ। तो ये काम किसका रहता है? टेस्टिंग का रहता है। तो टेस्ट डेटा मस्ट टेस्ट ईच लॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये ईच एंड एवरी लॉजिकल फंक्शंस को चेक करता है एंड शुड इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड डेटा। यानी कि जो भी हमारे वैलिड एंड इनवैलिड डेटा है सबको वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग वो चेक करता है टेस्टिंग में। दोस्तों, टेस्टिंग टू टाइप की यहाँ पर बताई गई है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है? जहां पर ओनली डेवलपर चेक करता है, डेवलपर टेस्ट करता है सिस्टम को, तो वो कौन सी होती है? अल्फा टेस्टिंग होती है। अब अगर मैं बात करूं बीटा टेस्टिंग की, तो बीटा टेस्टिंग क्या होती है? वहां पर डेवलपर के साथ साथ यूजर, जो एंड यूजर्स होते हैं, वो भी वहां पर इंक्लूडेड होते हैं। वो भी साथ में सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि ये हमारी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो किसके अंदर आता है? वो बीटा टेस्टिंग के अंडर आता है। अब देखते हैं डिबगिंग अ प्रोग्राम फॉर सिंटेक्स एरर, यानी कि अगर कोई सिंटेक्स एरर आई है तो उसको हम डिबग कैसे कर सकते हैं। ये काफी इजी होता है। इन केस अगर कोई सिंटेक्स एरर आई है तो उसे डिबग करना काफी इजी है एज कंपेयर विद लॉजिकल एरर, क्योंकि लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना काफी मुश्किल टास्क होता है। और सिंटेक्स एरर को जब भी हम कंपाइल करते हैं तो उसी में फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लॉजिकल एरर की, तो लॉजिकल एरर को
काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है जो कि डिबग करना, तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन एक्चुअली हो सकते हैं, अल्टरनेट जो हम बात कर सकते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिकल एरर कौन कौन सी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देंगे कि यहाँ पर एरर नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट वाले प्रिंटफ पे आ रही है, फिर थर्ड वाले प्रिंटफ पे आ रही है, कहाँ हमारा लॉजिक कुछ गलत हो रहा है, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और कुछ एक टूल्स होते हैं डिबगिंग को सोल्व करने के, तो वो टूल्स भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लॉजिकल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेस्टिंग एंड डिबगिंग में कंपैरिजन की, तो दोस्तों टेस्टिंग एंड डिबगिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसमें क्या रहता है, टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि वैलिडेट करेगी करेक्टनेस ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं है वो वेरीफाई करेगी, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं है वो वेरीफाई करेगी। डिबगिंग में क्या रहता है, डिबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग एरर, यानी कि जो भी एरर आई है उसको एलिमिनेट करने का काम डिबगिंग करती है। तो टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोग्राम मीट्स इट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो मैंने अभी बताया यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो मीट करेगी, यानी कि उसी से मीट करना उसको कंपल्शन है, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं वो चेक करेगा। और डिबगर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, इज टू डिटेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट कोज एंड रिमूव नॉन एरर्स, यानी कि ये ओनली एक्सट्रैक्ट करता है, डिटेक्ट करता है और उन एरर्स को रिमूव करने का काम करता है। ये काम किसका रहता है, डिबगिंग का रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है टेस्टिंग इज कंप्लीट व्हेन ऑल डिजायर वेरिफिकेशन अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन हैज बीन परफॉर्म्ड, यानी कि जो भी डिजायर इसकी वेरिफिकेशन होती है, स्पेसिफिकेशन उसके वेरिफिकेशन के अगेंस्ट करनी होती है, अगर वो हो चुकी है तो ही हमारी टेस्टिंग कंप्लीट मानी जाती है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं मानी जाती। और डिबगिंग कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब हम और सारी की सारी एरर को फिक्स कर देंगे तब वो क्लियर हो जाएगी। तो डिबगिंग क्या है, एक टेम्परेरी टाइप का हो गया, जबकि टेस्टिंग एक परमानेंट चीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग इज अ डिफाइनेबल प्रोसेस विच कैन एंड शुड बी प्लान एंड शेड्यूल्ड प्रॉपरली। तो टेस्टिंग एक प्रॉपर फेज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके प्लान करके और प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में शेड्यूल्ड वे में इसे मेंटेन करके एग्जीक्यूट करना होता है, टेस्ट करना होता है। जबकि डिबगिंग क्या है, एक डिबगिंग बिगन एट रिएक्टिव प्रोसेस कैन नॉट बी प्लान अहेड ऑफ टाइम, यानी कि इसे प्लान नहीं किया हुआ होता, इन केस सपोज कि कोई एरर आ गई, कोई सेमीकोलन नहीं लगा, उस टाइम भी वो एरर आ सकती है, तो ये प्री प्लान नहीं होती है, जबकि टेस्टिंग पूरी प्लान प्रोसीजर शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेस्टिंग कैन बिगन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, टेस्टिंग बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस के अंदर, जबकि टेस्ट रन ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डन ओनली आफ्टर द प्रोग्राम इज कोडेड, यानी क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, टेस्टिंग की जो फेज है वो स्टार्ट तो हो जाती है पहले, बट एक्चुअल में इसका जो प्रोग्राम डन होता है, कंप्लीशन कब होता है, जब हम कोड लिख लेते हैं, डिसीजन टेस्ट कर लेते हैं, क्या क्या टेस्ट करना है, किस टाइप का टेस्ट करना है, कौन कौन सी डेटा पे टेस्ट करना है, वो सब चीजें होने के बाद एक्चुअली हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, एक्चुअली स्टार्ट पहले ही हो जाती है और कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पर टेस्ट के लिए आता है। अगर मैं बात करूँ डिबगिंग की, तो डिबगिंग क्या है, जब हम प्रोग्राम लिख देते हैं उसके बाद इसे डिबग करते हैं, तो ये बाद का प्रोसेस इसमें हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डॉक्यूमेंटेशन का, कि क्यों हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं प्रोजेक्ट बनाते टाइम। तो ये क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि ईच एंड एवरी डिटेल हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है, तो ये हमारी मेन चीज होती है जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग प्रोजेक्ट की इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। तो इसके बिना हमारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है और इसी से हम अच्छे से प्रोजेक्ट को समझ भी सकते हैं। तो इसमें मोस्टली फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आता है प्रोग्राम कमेंट्स, पहला आता है। तो इसका यूज क्या होता है, कमेंट, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें रन टाइम पे दिखाई नहीं देते, बट वो प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए होता है। इन केस कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है
और उसी प्रोग्राम को कोई और बंदा रीड करता है तो वो उसे इजीली समझ सकेगा इन अगर मैंने वहां पर कमेंट्स का यूज किया है तो। कमेंट क्या है? एक डिस्क्रिप्शन होता है कि प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? कमेंट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट, सिस्टम मैनुअल। सिस्टम मैनुअल का काम क्या रहता है? यानी कि स्टेटमेंट होती है, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉपरली क्लियर डिफाइंड स्टेटमेंट होती है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ होता है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है सॉफ्टवेयर का, स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम का नेम होता है इसके अंदर, डिटेल्ड सिस्टम फ्लो होता है, यानी कि फ्लो चार्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम का फ्लो चार्ट पूरा का पूरा होता है, कोई भी प्रोग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, पूरी की पूरी लिस्टिंग होती है, कंट्रोल प्रोसीजर होता है उसके अंदर, सोर्स की लिस्टिंग होती है, जैसे कुछ भी स्पेसिफिकेशन करना हो, इनपुट मीडिया हो, आउटपुट मीडिया हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ इसके अंदर होता है। स्पेसिमन हो गया कुछ भी, जैसे कि इनपुट का फॉर्म हो गया, प्रिंटेड आउटपुट हो गया, वो सब चीजें किसके अंदर आती है? सिस्टम मैनुअल के अंदर। फाइल लेआउट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी टेस्ट करना हो, स्टोर करना हो, ट्रेस करना हो, प्रिंट आउट करना हो, ये सब किसके अंडर आते हैं? सिस्टम मैनुअल के अंडर आते हैं। अब यूजर मैनुअल के अंदर क्या आता है? तो यूजर मैनुअल यानी कि लोडिंग क्या करना है, अनलोडिंग क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, स्टार्ट कैसे करना है, रन कैसे करना है, टर्मिनेट कैसे करना है, जो भी प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसीजर को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे रन करेंगे, कैसे टर्मिनेट करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या ले रखा है हमने, कंसोल कमांड क्या क्या है, कौन कौन सी कंसोल कमांड है, कौन कौन सी एरर जनरेट हो रही है, कौन कौन सी लिस्ट ऑफ एरर है, कंडीशंस क्या क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंज ओवर टू द न्यू सिस्टम। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? When a software is ready for use, it is deployed at site for use by the intended user। तो इसमें क्या बताया गया है? अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए रेडी है तो उसे साइट पर डिप्लॉय किया जाता है, साइट पर इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इस स्टेज पर चेंज ओवर फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम ऑफ ऑपरेशन टू द न्यू सिस्टम टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है तो उसे हम साइट पे अगर डिप्लॉय करते हैं, साइट पे अगर अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये बोल सकते हैं, तो उसमें जो हमारा ओल्ड सिस्टम है उसको चेंज ओवर करके न्यू में हम करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चेंज ओवर टू द न्यू सिस्टम बोलते हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं अलग अलग। एक होता है इमीडिएट चेंज ओवर, फिर आता है पैरेलल, और फिर आता है फेज्ड। तो इमीडिएट में क्या होता है? इमीडिएट में क्या आता है? एक ये ऐसा मेथड है, इसके अंदर अ सुटेबल कट ऑफ डेट इज डिसाइडेड, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई डेट डिसाइड की हुई होती है और उसी दिन नया सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया जाता है, उसी दिन नया सिस्टम वहां पर यूज किया जाता है, हम बोल सकते हैं। तो इसका डायग्राम आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एक मैंने कोई चेंज ऑफ डेट, कट ऑफ डेट यहाँ पर डाल दी कि इस डेट तक मेरा ये ओल्ड सिस्टम चलेगा, और जैसे ही ये डेट आती है उसके बाद से मेरा न्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है चेंज ओवर। किस में आता है ये? इमीडिएट चेंज ओवर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैरेलल चेंज ओवर की, पैरेलल चेंज ओवर में कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं कि साइमल्टेनियसली दोनों प्रोग्राम साथ साथ चलेंगे। जैसे कि मेरा फर्स्ट ऑलरेडी चल रहा था, ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी चल रहा था, और ओल्ड के चलते चलते ही मैंने न्यू वाला स्टार्ट कर दिया, और कुछ टाइम बाद ही ओल्ड को मैंने यहाँ बंद किया गया है, यानी कि कुछ टाइम बाद दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? पैरेलल रन के अंदर आता है। नेक्स्ट चेंज ओवर क्या है? चेंज ओवर टू द न्यू सिस्टम, यानी कि फेज्ड कन्वर्जन क्या है? फेज कन्वर्जन में क्या बताते हैं? तो इस कन्वर्जन में क्या, कंप्लीटली चेंज ओवर टू द न्यू सिस्टम टेक्स प्लेस इन इसमें क्या रहता है? इंक्रीमेंटली ऑर्डर के अंदर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर तो क्या होएगा? डिक्रीमेंट वे में डिक्रीज होता रहेगा, और न्यू वाला क्या है? इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इसमें न्यू ही डिप्लॉय किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू दोनों है, फिर टोटली न्यू में ये कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं सिस्टम इवैल्यूएशन की, सिस्टम को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सिस्टम को हम एग्जामिन कैसे करेंगे, सिस्टम को हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके क्या क्या वे हैं एक्चुअली। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है?
process of evaluating a software after it is put in operation to verify whether or not it is meeting its objective or its requirement or not। यानी कि इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, हम इवैल्यूएशन इस पर्पस से करते हैं कि जो भी हमारी सॉफ्टवेयर है, क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये क्या वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की उसको सेटिस्फाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नॉर्मली पॉइंट्स है वो सब कंसीडर करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है कि हम कंपेयर करते हैं हमारा सिस्टम ओल्ड वाले को नए वाले से, कि परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं, कहीं डिक्रीज तो नहीं हो गया है, वो सब चीजें इसमें चेक करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस में भी हम चेक करते हैं कि whether the cost estimates done for the various phases of the project during the planning phase match with the actual cost। यानी कि जो भी हमारी कॉस्ट है वो पुराने वाले कॉस्ट से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब भी चेक करते हैं। ऐसे टाइम एनालिसिस भी चेक करते हैं कि पुराने वाले से हमारा नया वाला टाइम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। यूजर सेटिस्फेक्शन भी इसमें चेक किया जाता है कि यूजर इसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इन केस अगर हमने कुछ नए चेंजेस किए हैं तो वो यूजर इसको ऑप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इसमें आता है एज ऑफ मॉडिफिकेशन। एज ऑफ मॉडिफिकेशन यानी कि आप समझ सकते हैं मॉडिफिकेशन तो हर एक चीज में आते रहते हैं, चेंजेस आर कांस्टेंट इन लाइफ। तो उस पर्पस से बताया गया है जो मॉडिफिकेशन इसमें आते हैं क्या वो चेंजेस प्रॉपरली मैनेज्ड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, ऑप्ट यूजर उसको ऑप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। फिर इस पर देखते हैं फेलियर रेट क्या रहता है। तो सिस्टम की क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो गई है, वो एज इट इज बनी है या कुछ इंक्रीज तो हुई है कि नहीं हुई है, वो सब भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये किसमें आता है, सिस्टम इवेल्यूएशन में। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। सिस्टम मेंटेनेंस हमें यहाँ क्या बताता है, ये कैसी प्रोसेस है कि सिस्टम को हम मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस in an existing system to enhance update and upgrade its features। तो यानी कि क्या है ये, जो भी प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या हम उसे एनहेंस कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, अपग्रेड कर पा रहे हैं जो नए फीचर्स है उनसे, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती है। एंड ऑन एन एवरेज अगर देखें, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटराइज सिस्टम इज 2 or 4 times मोर देन द इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट। जो भी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी हाई जाती है एज कंपेयर विद टू डेवलपमेंट कॉस्ट। तो यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर विद मेंटेन करना। तो मेंटेन करना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क इसमें होता है। तो दोस्तों ये सब टॉपिक थे हमारे आज के लेक्चर में। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।